बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो दैट यू ऑल आर सेफ़ एंड साउंड। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है फेलियर ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। गाइस, आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के आर्टिकल में हमें एक आउटलाइन मिलेगी, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये आर्टिकल पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इस आर्टिकल ने बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि हम इसे 2 से 3 मल्टीपल सब्जेक्ट्स में जो है इस टॉपिक के लिहाज से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको पहले हम परसीव करते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है और उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स भी दिखाती हूँ जो मैंने इसके अंदर से पॉइंट्स अख़ज़ किए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब होता ऐसे है कि हम जितने भी चैनल्स पर डॉन के एडिटोरियल्स देखते हैं, पर्सनली ख़ुद भी अगर मैं सर्च करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन इस बात की होती है कि वो वर्ड टू वर्ड बता रहे होते हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो उन्होंने ये बताया है जी, इन अ बुक आई पुट टुगेदर, यानी वो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि इस तरह नहीं बल्कि हम आर्टिकल को रीड करके हमें जो एक्चुअल में उसके अंदर से चाहिए मैं उस तरह से आप लोगों को रीड करवाऊँ, पढ़ाऊँ। क्योंकि पहले भी अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें तो उसमें भी मैंने आर्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैंने समरी वाइज बताए हुए हैं और मिनिमम ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मैंने रीड करके ट्रांसलेट किए हुए हैं। वो भी मैंने इस लिहाज से ट्रांसलेट किए हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअल में हमें क्या बताया हुआ है, देन हमारी बॉडी पैराग्राफ हमें किस तरह से जो है वो हम क्या मतलब बॉडी पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है। तो आए हम टाइम वेस्ट करने से पहले अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आर्टिकल जो है ये मलीहा लोधी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर मिकाल एक हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं उनके रेफरेंस को कोट किया हुआ है और उनको जो है वो बेस बनाते हुए पूरा आर्टिकल उन्होंने लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने बेसिकली मिकाल अहमद ने क्या बताया हुआ है इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो हम इसको वर्ड टू वर्ड रीड आउट नहीं करेंगे। अच्छा, आर्टिकल आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने ऐसे समझना है जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ना कि आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें और लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इतना टाइम नहीं है। सेकेंडली हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड रहना है, टॉपिक वाइज रहना है, सिलेबस वाइज रहना है। हमें इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको फोकस नहीं करना। तो मैं इसीलिए टॉपिक वाइज रहूँगी और मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के सुनाऊँगी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकेंडली आप लोगों को कोई कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो मिकाल अहमद को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया हुआ है। उन्होंने आज से 23 साल पहले आर्टिकल लिखा था, क्योंकि लेट लिखा हुआ है मिकाल अहमद, ही इज़ नॉट हेयर इन बिटवीन ऑफ अस। सो या मिकाल अहमद ने लिखा है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है उन्होंने उसको एक चैप्टर वाइज नाम दिया है, एन इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट। अगर हम देखें आज से 23 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट का नाम दे दिया था। तो गाइस, कोई रीज़न भी होगी जो उन्होंने ऐसा किया। तो डेफिनेटली हमें पता है कि जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उस तरह से बूस्ट अप नहीं हो पाई। तो हम देखते हैं कि उन्होंने किस बेस पर इसको कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहला जो हमारे पास ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैंने इकोनॉमी को क्राइसिस स्टेट कहा है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट। पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा पुअर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर स्टार्टिंग से ही जो है वो फ्लॉज आते रहे हैं। अब हम इश्यूज़ देखेंगे, स्ट्रक्चरल इश्यूज़। अब मैं इसलिए आपको इस तरह पढ़ा रही हूँ ताकि जब आप लोग खुद ये आर्टिकल रीड करें तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि यह ऐसे पढ़ाया गया था। तो पहला जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है पुअर गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट। अब देखिए गाइस, कितने मतलब
हमने शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हम पढ़ते आ रहे हैं। गवर्नेंस के टॉपिक जब हमने एसए से रिलेटेड किया था, उसमें भी हमने पढ़ा है जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर उसके इंडिकेटर्स क्या हैं जी। बैड मैनेजमेंट है, पुअर गवर्नेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, वो ही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई हुई हैं। और आप ये देख लें कि आज से 23 साल पहले भी यही चीज़ें थी और आज भी यही चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया गया। सेकेंडली उन्होंने कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हैं, और सबसे पहले उन्होंने कहा जी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है उसका फेलियर हुआ है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखें, एक होती है माइक्रो इंस्टेबिलिटी और एक होती है मैक्रो। माइक्रो जो है वो एक छोटे लेवल पर होती है, जबकि मैक्रो में हमारी गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझ आ रही होगी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो परसू नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखें लिखा हुआ है कि और फिस्कल पॉलिसी में हमारी बेसिकली हमारी रुपीज़ ही हैं, उनसे रिलेटेड ही उन्होंने पॉलिसी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इन्फ्लेशन देखा है कि हाई इन्फ्लेशन है, पुअर पब्लिक सर्विसेज हैं, क्रिमिनल निगलेक्ट है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए अब जैसे जैसे आप लोग कीवर्ड्स पढ़ते जाएंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी कि यार ये बात है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस क्यों फेल हो रही है। और पाकिस्तान में आज से नहीं, हमारे स्टार्टिंग हमारी बेस ही ऐसी है। अब फिर वो कहती हैं कि मिकाल ने ये भी लिखा कि आईएमएफ, अब आईएमएफ प्रोग्राम, अब हमें यहाँ पता चल गया है कि आईएमएफ का क्या रोल है। आईएमएफ जो बेसिकली कर्ज़े देता रहा है, इतने कर्ज़े दिए हैं कि पाकिस्तान से वो दोबारा रीपे ही नहीं हो पाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो ही नहीं कर पाई। उसके बाद जी अब हम देखते हैं 23 ईयर्स लेटर क्या हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आज भी अगर हम देखें ना 23 साल बाद भी, तो आज भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आज भी जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं ना, यही बेसिकली जो है वो मुद्दा बनी हुई हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होती है, और यही चीज़ें जो है पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को ज़्यादा इन्हांस करती हैं। उसके बाद गाइस देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ डिकेड से जो है वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यानी हमारी जो पिछली आने वाली गवर्नमेंट्स हैं, हमारी मिलिट्री जो है बेसिकली उसने भी यानी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ ही लेकर गया। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन हम प्रॉपर देखें तो मतलब यही सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उसकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। अब देखें अगर हम ओपनली इस पूरे पैराग्राफ्स को, इसमें ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ तो आ ही जाते हैं, अगर हम इसको देख लें तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें, क्या इंडिकेटर्स आ रहे हैं जी। इसमें पुअर गवर्नेंस है, मैनेजमेंट का इशू है, स्ट्रक्चरल इशू है, इन्फ्लेशन का इशू है, पॉलिसीज़ का इशू है, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का इशू है। और ये चीज़ें सारी मिकाल अहमद ने नोट की हैं अपने चैप्टर में, जिसका नेम है इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब जी सेकंड हमारा जो काम स्टार्ट हो जाता है ना, वो है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स, इसकी जो रीच है, जिसमें जी हमने कहा ये हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड जोन है, इससे हमने जी लोन्स लेने हैं, जिसमें हमें चाइना आ जाता है, हमारा ये जो सऊदी अरेबिया है, जिनसे हम आए दिन जो है वो लोन लेते रहते हैं, यूएस से लेते रहते हैं। तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों ने भी हमारी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा पुअर बना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक फ़िस्कल डेफिसिट का जो है वो वर्ड बयान किया। फ़िस्कल डेफिसिट क्या होता है कि हमारा बेसिकली हमारी एक तो हमारा ये होता है ना कि इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट कम होती है। एक हमारा ये होता है कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस भी कम हो जाती हैं, हमारे जो पैसे की कदर है वो कम हो जाती है। जिस तरह आजकल जो है वो इन्फ्लेशन चल रही है, पाकिस्तानी रुपये की कदर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इससे क्या होता है, हमारा फिस्कली जो है वो हम सरप्लस की तरफ नहीं जाते, बल्कि डेफिसिट की तरफ जाते हैं, नुकसान की तरफ जाते हैं। गाइस पीछे आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की तरफ कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम जो हैं हम इस बात पे फोकस ही नहीं करते, इस बात पे विलिंग ही नहीं है कि हमारे जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं वो बढ़ें। हमने बस इस चीज़ पर ही फोकस किया हुआ है अब यहाँ पर कि हमने जी बाहर के मुल्क से ही सारी मदद लेनी है, सब कुछ करना है। रिसेंटली भी मुआहदे हुए हैं जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कि सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा, चाइना हमारी मदद करेगा, हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने में यही हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमने खुद अपने से
ये नहीं सोचना कि हमने किस तरह से अपने कर्ज़े मुआफ़ करवाने हैं और किस तरह से हमने अपनी इकॉनमी को बेस्ट से मतलब बेटर से बेस्ट की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। देखें, अब इस आर्टिकल के अंदर आपको उन्होंने बॉडी में आके हिस्ट्री भी थोड़ी सी बता दी कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसमें अगर हो सकता है हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हिस्ट्री का हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इम्पेक्ट रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की कोल्ड वॉर का बताया, जो 9/11 का किस्सा था, जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, यूएस को हमने फिर जगह दी, फिर यूएस ने हमारी हेल्प की, ये सारा उन्होंने एक यही जो है वो स्टोरी इस बॉडी के अंदर बताई है। जी, यूएस ने हमारी हेल्प की, हमारी इकॉनमी स्टेबल दिख रही थी, ठीक है, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी, हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल दिखी। ये लिखा हुआ है इन द पीरियड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक एंड प्रेसिडेंट मुशर्रफ, यानी इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए था। हमारी इकॉनमी को मज़ीद स्टेबल करना चाहिए था, ऐसा दिख रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इकॉनमी का ग्रोथ रेट जो है वो कम था, पॉपुलेशन बेसिकली ज़्यादा होती जा रही थी। तो ऐसा दिख रहा था कि हमारा इकॉनमी का रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो कम है, बट ऐसा नहीं हुआ। इकॉनमी जो है वो बूस्टअप नहीं हुई, इकॉनमी का ग्रोथ नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान दोबारा से क्या हुआ है जी, पाकिस्तान ने अपने सारे स्ट्रक्चर को भी इग्नोर कर दिया है, हर एक जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको इग्नोर कर दिया है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अब यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने दिखा है, बोरड ग्रोथ। बोरड ग्रोथ उधार मांगी हुई ग्रोथ का मतलब यही होता है कि जब हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार इसने अब हमें ये चीज़ दे दी है, लेकिन हम जो है हम इससे बूस्टअप हो जाएंगे, हम ये नहीं सोचते कि हमने उस चीज़ को वापस कैसे करना है। सो इट्स रियली वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान स्टेट। अब मिड 1980s का थोड़ा सा बता दिया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान की बजटरी हिस्ट्री में एक ब्रेक आया था और जो हमारे एक्सपेंसेस थे उनके बारे में बताया हुआ है कि हर चीज़ जो है वो अनसस्टेन थी। अब रिसेंट ईयर्स, अब इन ईयर्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा चाइना, सऊदी अरेबिया और गल्फ़ स्टेट्स के ऊपर, जो गल्फ़ रीजन है उसके ऊपर उसने अपनी डिपेंडेंसी दिखाई है। और इस डिपेंडेंसी में अब ये लास्ट वीक मैंने जो आपको पहले बताया, यूएई और सऊदी अरेबिया से हमारे मुआहदे में है कि वो हमें जी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे ताकि हम हमारे इकनॉमिक क्राइसिस जो हैं वो ओवरकम हो सकें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की एक्चुअल जो बैकबोन है उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर गई हैं। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है दी हैबिट ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारी ये हैबिट ही बन गई हुई है कि हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और डेफिनेटली जब इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है तो वो फिर कहीं का नहीं रहता। एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम जितना दूसरों पर डिपेंड करेंगे हम उतना ही ज़्यादा खुद की जितनी भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम मार रहे होते हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक्चुअली यही कर रहा है। पाकिस्तान की फेलियर का यही बेसिक एक हमें इंडिकेटर मिला है कि पाकिस्तान डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। और इसका मेन जो हम अखज़ देखते हैं, लिविंग ऑफ अदर पीपल्स मनी इज़ हार्डली अ नेशंस अचीवमेंट। यहाँ पर दूसरों की अगर हम मनी के ऊपर, पीपल्स मनी, दूसरों के पैसों के ऊपर अगर हम नज़र रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी नेशनल अचीवमेंट जो है वो कर पाएँ। तो गाइस देखें, आप ये आर्टिकल पढ़ने का तरीका है, इस तरह मैंने आपको आर्टिकल की समरी बता दी। जब ये आर्टिकल आप खुद पढ़ेंगे उसके बाद आप मेरी वीडियो बेशक साथ देख लें तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और इसके अंदर इतने कोई हार्ड जो हमारे पास कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी उन्होंने यूज़ नहीं की हुई। एक ये डेक्लोरेशन का वर्ड यूज़ यहाँ पर कहीं हुआ था, उसका मतलब होता है बैड से बैड तर सिचुएशन, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है जो कि बैड होती है और फिर वो बैड से बदतर होती जाती है। और गाइस ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो ये भी इंडिकेटर्स इसके अंदर जो देख रहे हैं आप लोग किस तरह से मैंने लिख लिया हुआ है, आप देख लें, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये भी देख लें आप। और ये देखें गाइस, ये मैंने ये बताया है कि इस आर्टिकल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नेंस का, बैड गवर्नेंस का ऐसे आता है, हम उसके अंदर इसको मिकाल अहमद को रोट कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि मलिहा लोधी का जो आर्टिकल था हमने वहाँ से इसको रीड किया। हम पाकिस्तान अफेयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर गवर्नेंस से रिलेटेड जो आता है।
इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब सब्जेक्ट रखा हुआ है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, तो कितना ज़्यादा इस आर्टिकल का जो है वो आपको फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम आर्टिकल को देखे बिना, उसको पढ़े बिना रीड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसमें आपको ये भी बताऊंगी कि आर्टिकल्स को आप लोगों ने किस तरह से सिलेक्ट करना है। अगर आप एक भी आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया है, एक भी आर्टिकल अगर आप इस तरह रीड कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप यानी कि आपको कुछ और रीड करने की, कोई और आर्टिकल रीड करने की ज़रूरत है। इसमें देखें और भी आर्टिकल्स हैं, रेड लाइन है, ड्रॉपिंग रेमिटेंसेस हैं, मिथ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल है, लेकिन मुझे जो मतलब अट्रैक्ट किया दैट इज़ फेलियर ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस। और क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि यस, ये जो है ना, ये यानी ये आर्टिकल बता रहा है कि इसके अंदर आउटलाइन भी प्रोवाइड है, इसके अंदर बॉडी भी है, इसके अंदर हमें पैराग्राफ्स भी दिए हुए हैं रिलेटेड टू और टॉपिक, इसके अंदर हमें इंडिकेटर्स भी दिए हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।